कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंचा। प्रधानमंत्री ने शिमोगा में एक जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया उसका सच सामने आया। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में रोड शो किया। कर्नाटक में सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के तमाम दिग्गज आज राज्य में कर रहे हैं चुनाव प्रचार। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका का धुआंधार प्रचार। जेडीएस समेत अन्य दल भी मतदाताओं को लुभाने में नहीं छोड़ रहे हैं कोई कसर। मणिपुर में स्थिति अब धीरे धीरे हो रही है सामान्य। चूराचांदपुर में आज 3 घंटों के लिए कर्फ्यू में आंशिक रूप से दी गई ढील। राज्य में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। राज्यपाल ने फिर की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज मणिपुर को छोड़कर देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन। देश के बाहर 14 शहरों में भी परीक्षा। और आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की होगी चुनौती। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के चुनावी समर की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में पहुंच चुका है। राजनीतिक दलों के नेता लगातार रैली और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में रोड शो किया। पीएम ने केम्पेगौड़ा स्टैच्यू से ट्रिनिटी सर्किल तक रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर लाखों की संख्या में लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग बेहद उत्साहित दिखे। रोड शो के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में चुनावी जनसभाएं भी करेंगे। पीएम मोदी आज शाम श्रीकांतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतनी डरी हुई, घबराई हुई है कि जो लोग चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं उन्हें भी प्रचार के लिए लाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार का अभी से एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के प्रयासों में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के शिवमोगा में आयोजित अपनी रैली में ये बात कही। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है वो उसे पिछले काफी समय से एक गुब्बारे की तरह फुला रहे थे। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस का सच जनता के सामने आ गया है और अब जनता कांग्रेस के झांसे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है वो पिछले काफी समय से कर्नाटका में एक गुब्बारा, एक बलून फुला रहे थे झूठ की हवा भर भर करके। उस गुब्बारे पर, इस बलून पर एक से बढ़कर एक झूठी फूंके मार करके हवा भरी जा रही थी। ऐसे ऐसे झूठ, ऐसी ऐसी बातें
जिनसे जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी। कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज बेलगावी में रोड शो किया। रोड शो में सड़क के दोनों ओर जनता ने अपने प्रिय नेता का अभिवादन किया और भारी संख्या में रोड शो में लोगों की भीड़ देखी गई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बागलकोट में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर 3 साल के भीतर कित्तूर में सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के लिए एक कानून लेकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 लाख गरीबों को घर बनाकर देगी और SC/ST परिवारों की माताओं के लिए 10,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट का देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मित्रों, मैं आज यहां वादा करते जाता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाने ही वालों हो, उसके बाद कित्तूर कर्नाटक के हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी 3 साल के अंदर समाप्त कर इस पूरे क्षेत्र में इरिगेशन की व्यवस्था करी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के हरपनहल्ली में रोड शो किया। कांग्रेस पार्टी ने बेंगलुरु में आज एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने 5 गारंटी दी हैं, जिसमें गृहलक्ष्मी योजना, युवा निधि योजना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन तमाम योजनाओं को हर हालत में पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी आपको दी है और इस 5 गारंटी में जहां गृह ज्योति योजना है, गृह लक्ष्मी योजना है, अन्न भाग्य योजना है और युवा निधि योजना है। ये योजनाएं वो गारंटी है जिसे हम हर हालत में पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को कहा कि ईमानदारी की बात कहकर सत्ता में आने वाली आप सरकार आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता आपका सच जान गई है। हम सबको पता है कि एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी तो रहा नहीं, और अधिक प्रोपेगेंडा बन चुका था, और अधिक पैसा और करप्शन तो बन चुका था, पर और अधिक पाप और अधिक प्रेडेटरी बिहेवियर बन चुका है। ये आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे से सामने निकल कर आ रहा है। मणिपुर में स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। चूराचांदपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में आंशिक रूप से ढील दी गई। वहीं शनिवार को इम्फाल घाटी में जनजीवन सामान्य नजर आया और ज्यादातर बाजार और दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर वाहन भी दौड़ते दिखाई दिए। वहीं राज्यपाल ने फिर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जंतर मंतर के पास पहलवानों के धरना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के पहलवानों को धरना देते हुए 15 दिन हो चुके हैं। आज भी पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है वो इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। सरकार ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जहां पुलिसकर्मी कैमरों से हर पल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बस पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार बस बारातियों को लेकर जा रही थी, जो एक अज्ञात वाहन से टकराने के बाद पलट गई। पंजाब में गिरफ्तार की गई महिला पत्रकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। भावना किशोर के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि ये गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस मामले में सोमवार को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। चेतन मित्तल ने कहा कि मामला दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज किया गया है। टाइम्स नाउ के एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भावना किशोर, वो उसके खिलाफ और उनके ड्राइवर और एक कैमरामैन के खिलाफ लुधियाना पुलिस ने रजिस्टर की थी। रात को उन्होंने उनको अरेस्ट भी कर दिया साथ ही साथ। आज बड़ी मुश्किल के साथ हमें उसकी एफआईआर की कॉपी मिली। एफआईआर पढ़ने से हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये पूरे मेलाफाइड इंटेंशन के साथ पर्चा दर्ज कराया गया है। और आज जब उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया लुधियाना कोर्ट में, उस स्टेज पे हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करके एफआईआर की कॉपी की। ना तो उन्होंने अपलोड कर रखी थी कहीं पर, ना कॉपी दी उसको अक्यूज, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। हरियाणा में सोहना के देवीलाल खेल स्टेडियम में महाराणा प्रताप जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि फरीदाबाद से भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर विशिष्ट अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की। हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने समारोह की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महाराणा प्रताप आजादी का अपराजित काल विधायक हैं। राणा प्रताप इस भरत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक है। राणा प्रताप आजादी का अपराजित काल विधायक है। तब शायद बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए और ऐसे बहुत सारे लोग इस देश में भी थे जो महाराणा प्रताप की वीरता को कम करके आंकने का लगातार प्रयास करते हैं। कभी उनके राजवंश का बताकर उनको लोकतंत्र में पूजे जाने पर सवाल खड़ा करते हैं। वो भूल जाते हैं कि महाराणा प्रताप का जो योगदान है वो सदियों सदियों तक शायद उतना किसी का नहीं रहा। तभी तो जन जन में, कण कण में महाराणा प्रताप समाये हुए, हम उनको सदा याद करते हैं। फिल्म द केरला स्टोरी पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह हिंदू और क्रिश्चियन बेटियों को बहला फुसलाकर आतंकवाद से जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस फिल्म का विरोध करते हैं, असल में वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी। द केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि आतंकवाद में और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हिंदू और क्रिश्चियन बेटियों को कैसे बहलाकर फुसलाकर उनको जोड़ा जाता है अपने साथ। अगर वो हां कर दे तो आतंक के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। अगर वो ना कर दे तो उनको गोली मारने तक का काम भी कर दिया जाता है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, वो इस फिल्म का विरोध करते हैं। अगर वो इस फिल्म का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं पीएफआई का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, आईएसआईएस का समर्थन करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए मेगा मैराथन थैंक यू मोदी जी कार्यक्रम में भाग लिया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी के बाद पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई और इस अव्यवस्था के दौर में भारत को G20 की अध्यक्षता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मिली है, यानी कि भारतवासी को मिली है। हर एक भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आज दुनिया की कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना करने की कगार पर हैं, जबकि भारत में मंदी आने की संभावना शून्य है।
बेंगलुरु में रिडिफाइनिंग ग्लोबल ऑर्डर द इंडियन वे थीम पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में मंदी की संभावना शून्य है, लेकिन हम आत्मसंतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते क्योंकि हमने 2047 तक एक विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। So many developed countries today are on the verge of facing recession. Whereas India, even by I think it was Bloomberg or one such a group, the chance of any country entering a recession now for India is 0. And if it is 0, can we just sit with complacency and say, all right, we are 0, no problem, we won't get into recession, we are all right? No, we can't. अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने उन उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द कर दी है जिनका केंद्र मणिपुर में आवंटित था। ऐसे उम्मीदवारों के लिए बाद में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों में भी आयोजित हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह को चिन्हित करने के लिए लघु वीडियो की दूसरी श्रृंखला तैयार की है। ये श्रृंखला भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को प्रकाश में लाती है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना बलिदान दिया था। इन फिल्मों को सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा नवंबर 2022 में 53वें इफ्फी महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया था। आज हम देखेंगे मंगल पांडे की वीरता की कहानी, जिन्होंने आज़ादी की पहली क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया था। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। बहुत समय पहले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जाबाज सिपाही, नाम था मंगल पांडे उनका। थी स्वतंत्रता संग्राम की आग जलाई। 22 वर्ष की आयु में ही हुए वो ब्रिटिश फौज में दाखिल। देख स्वार्थी अंग्रेजों को ठाना आजादी करनी है हासिल। दुख भर गया था हृदय में और मन में था गुस्सा। हिल गया ब्रिटिश राज जब हुआ ये महान किस्सा। जानवरों की चर्बी से निर्मित आई एक नई कारतूस सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस। देख अंग्रेजों की ये करतूत। विद्रोह का बिगुल बजा दिया मंगल ने, कारतूस को किया इनकार। हाजिर हुए देश की सेवा में और लगाई क्रांति की ललकार। क्रोधित हुए अंग्रेजी अफसर, दिया मंगल की वर्दी और हथियार छीनने का आदेश। उन्हें मौत के घाट उतार दिया मंगल ने और दिया हर भारतीय को ये संदेश, जागो उठो, हे भारत माता ने पुकारा। देख ऐसा जुनून, राजा रजवाड़े सैनिक मजदूर सब में भड़क उठा अंगारा। भयभीत ब्रिटिश सरकार ने चलाया मंगल पर मुकदमा कठोर। मिली सजा फांसी की, लेकिन अब हर जगह मच गया क्रांति का शोर। प्राण त्यागे मातृभूमि के लिए, एक अकेले थे वो हजारों अंग्रेजों पर भारी। मंगल पांडे के साहस की मिसाल से हमेशा जलती रहेगी देशभक्ति की चिंगारी। आशा है कि देशभक्ति से भरपूर ये कहानियां सभी भारतीयों के मन में जोश और उत्साह भर देंगी। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है,
ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज़ ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा के बारे में, जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गांव में नेत्र चिकित्सालय बनाया और 14,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन भी करवाए। चिकित्सा के क्षेत्र में आज भारत कई ऊंचाइयों को छू रहा है। शहरों में आपको एक से बढ़कर एक बड़े हाई टेक्निक से लेस हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे जहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की, वहां भी चिकित्सा सुविधाएं आज बहुत बेहतर हो रही हैं। आंगनबाड़ी की बात करें या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करें, आज हमारे डॉक्टर्स जाकर रूरल एरियाज में भी कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको 3 या 4 दशक पीछे ले जाएं तो शायद ये सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं थी। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की जिसने 4 दशक पहले शुरुआत की अपने समर्पण की, और डूंगरपुर के आदिवासी बहुल इलाकों में, वहाँ के गाँव में इन्हें भाई साहब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में, उन्हें बेहतर सुविधाएं प्राप्त देने में। जो लोग देख नहीं सकते उनके नेत्र बन गए, जो पढ़ नहीं सकते उन्हें शिक्षा मुहैया कराई, जो बीमार हैं उन तक चिकित्सा पहुंचाई। समाज के जरूरतमंद लोगों की आस बने राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा ने डूंगरपुर क्षेत्र और आदिवासी अंचल में समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसा सेवा भावी व्यक्तित्व जिसने अपने सेवा भाव से साल 2000 में जागरण जन सेवा मंडल की स्थापना कर 5 बच्चों के लिए छात्रावास के साथ शुरुआत की और सैकड़ों बच्चों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाई। मैं सेवा भारती राजस्थान का काम करता था और उस समय मैं सारे राजस्थान में घूमा। मैं जैसलमेर भी गया, धौलपुर भी गया, तो सारे राजस्थान में मैं घूमा। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये जो क्षेत्र है इसमें वास्तव में सेवा की अवस्था है। तो यहाँ जो सरपंच थे उन्होंने देखा कि भाई ये संस्था यहाँ आई मझोला में, तो उसके कारण मझोला में प्राथमिक विद्यालय हुआ, सड़क हुई, सामुदायिक भवन बना और ऐसे विकास के काम हुए। तो उनको लगा कि भाई ये संस्था के आने से ये काम हुआ है। तो आसपास के लोग हमको बुलाने लगे, कहने लगे हमारे गांव में काम चालू करो। 6 जून 2000 में हमने मझोला में संस्था की स्थापना की और कुछ कार्यकर्ता जुटे। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। प्रारंभ में बड़ी कठिनाइयाँ थी यहाँ, और लोकल लोग जो है ये सोचते थे कि हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो संघर्ष उनसे काफ़ी संघर्ष रहा। मेरी ये इच्छा है कि भाई एक भी आदमी वागड़ क्षेत्र, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का लगा हुआ ये क्षेत्र, एक भी आदमी अंधा नहीं हो और हर आदमी को आंखों संबंधी सुविधाएं अधिक से अधिक मिले और वो निस्वार्थ भाव से मिले। विनम्रता की मूर्ति, साधारण व्यक्तित्व के मालिक मूलचंद लोढ़ा को सम्मान के साथ भाई साहब बुलाया जाता है। 5 दशकों से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में डूंगरपुर के वागदरी को अपने जीवन की नई प्रयोगशाला बनाकर सामाजिक जीवन में अनेक प्रयोग किए। स्कूल, अस्पताल और गेस्ट हाउस बनाए, जैविक खेती के नए प्रयोग किए। इस क्षेत्र के लोगों में आंखों की समस्या आम थी। उन्होंने मोतियाबिंद पर काम करते हुए वगदारी गांव में एक नेत्र चिकित्सालय बनाया, 350 कैंप लगाए, 14,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन कराए, 1.5 लाख लोगों की आंखों की जांच कर नए कीर्तिमान गढ़े। मूलचंद लोढ़ा जी जो पिछले 40 साल से इस ट्राइबल बेल्ट में काम कर रहे हैं, जहाँ पर वो हेल्थ की तो बहुत सारी समस्या होती है, आंखों की समस्या भी एक बहुत मेजर चैलेंज है एरिया में, और उस एरिया में काम करने में जो अप्रोच की डिफ़िकल्टी होती है उसको भी जो है आपको सुलझाना पड़ता है। आंखों का ऑपरेशन कराना, बड़े कैंप यहाँ पर लगाने पड़ सकते हैं, लाखों लोगों का ऑपरेशन उन्होंने करवाया हुआ है। दूसरा जो उनका फील्ड मैंने देखा है कि वो जो है जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके एजुकेशन में उन्होंने काम किया है। इससे जो है
लोगों को पता चलना चाहिए कि डिफ़िकल्ट एरिया में, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स में भी काम कर सकते हैं और वहाँ के लोगों की सेवा करना एक जो है जनता की सेवा, भारत देश की सेवा है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं श्री मूलचंद लोधा जी, और उनके पद्मश्री से नवाजे जाने पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अपने जीवन को दूसरों के प्रति समर्पित करने की अनोखी मिसाल हैं मूलचंद लोढ़ा। वंचित वर्ग, आदिवासी, जरूरतमंद और निराश्रित सभी का जीवन संवारने में लगे हैं भाई साहब। सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। दिन के पहले मैच में गत विजेता गुजरात टाइटंस का लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला जारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर गुजरात को बल्लेबाजी की दावत दी। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 133 रन बना लिए हैं। इस सीजन में दूसरी बार दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरी हैं। पहली भिड़ंत में गुजरात ने लखनऊ को 7 रन से हराया था। गुजरात टाइटंस के लिए इस सीजन में अभी तक सब कुछ सही घटा है। टीम 10 मैचों में 7 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज है। आखिरी मुकाबले में हार्दिक पांड्या की सेना ने राजस्थान के रॉयल्स को 9 विकेट से हराया था। दिन के एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौती होगी। राजस्थान को इस सीजन में अब तक खेले गए 10 मैचों में 5 में जीत और जबकि इतने ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। अभी टीम 10 अंक लेकर अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। राजस्थान को उसके पिछले दोनों मैचों में भी हार मिली है। दूसरी तरफ हैदराबाद को इस सीजन में अब तक खेले गए 9 मैचों में सिर्फ 3 जीत नसीब हुई हैं, जबकि 6 मैचों में हार मिली है। वो अंक तालिका में सबसे निचली पायदान पर है। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति सुधारने की होगी। दुनिया भर में आज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में खेलों से जुड़े आयोजन देखने को मिले। ऐसा ही एक आयोजन दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 21 में हुआ। जलवायु विहार में आयोजित इस खेल आयोजन में हर उम्र के लोगों की भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में शामिल बच्चे हों या बड़े, सब ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक कर उनकी भागीदारी को बढ़ाना और फिटनेस की अहमियत को समझाना है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 का लक्ष्य अधिक से अधिक बच्चों और युवाओं को खेलों में शामिल करना और फिटनेस के प्रति प्रोत्साहित करना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर।